आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे क्रिप्टो एक्सचेंज वजीर एक्स के बारे में। जानेंगे कि ईडी ने वजीर एक्स पर शिकंजा क्यों कसा है और इस कंपनी का चीनी कनेक्शन क्या है। इसके अलावा इस बात की भी पड़ताल करेंगे कि इस एक्सचेंज का असली बॉस कौन है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। क्रिप्टो के बाजार में हर दिन कोई ना कोई कांड सामने आता रहता है। भारत के सबसे ज्यादा भरोसेमंद क्रिप्टो एक्सचेंज का दावा करने वाले वजीर एक्स पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। आर्थिक मामलों से जुड़ी भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी की कार्रवाई के बाद क्रिप्टो की दुनिया के कई राज सामने आ रहे हैं। ईडी की कार्रवाई के बाद इस बात को लेकर भी शंका बढ़ गई है कि वजीर एक्स का असली बॉस कौन है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि ईडी ने वजीर एक्स पर शिकंजा क्यों कसा है और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। दरअसल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीर एक्स की मुश्किलें तब बढ़नी शुरू हुई जब बीते शुक्रवार 5 अगस्त को ईडी ने ज़ेनमाई लैब प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टरों में से एक के ऑफिस परिसरों की तलाशी ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वजीर एक्स का मालिकाना हक इसी कंपनी के पास है। छापे के बाद ईडी ने कंपनी से जुड़े सभी बैंक खातों को सीज कर दिया है। बताया जा रहा है कि इन खातों में कुल 64 करोड़ 67 लाख रुपए जमा हैं। ईडी के अनुसार क्रिप्टो एक्सचेंज वजीर एक्स ने क्रिप्टो के जरिए काले धन को सफेद किया। कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए लगभग 16 फिनटेक कंपनियों की सक्रिय रूप से मदद की। एजेंसी ने जांच में पाया कि एक्सचेंज ने मालिकाना हक को लेकर भी काफ़ी खेल किया है, जिससे कानून की गिरफ्त से खुद को बचाया जा सके। इसके अलावा एक्सचेंज कथित तौर पर केवाईसी नियमों के उल्लंघन में भी शामिल था। इतना ही नहीं, एक्सचेंज के जरिए गोरख धंधा चलता रहा, लेकिन एक्सचेंज के आला अफसरों की तरफ से कभी भी संदिग्ध लेन देन को लेकर सवाल नहीं उठाया गया। जांच एजेंसी का कहना है कि कई फिनटेक कंपनियों में चीनी कंपनियों का निवेश है और वे आरबीआई से एनबीएफसी का लाइसेंस लेने के योग्य नहीं है। ऐसे में लोन बांटने का धंधा करने के लिए उन्होंने बंद हो चुकी भारत की एनबीएफसी कंपनियों को अपना साथी बनाया। चीनी कंपनियों ने भारत की इन कंपनियों के साथ एमओयू साइन किया ताकि इन कंपनियों के लाइसेंस पर भारत में काम किया जा सके। इसके बाद इन चीनी कंपनियों ने अपना लोन का धंधा फैलाया और देशवासियों को खूब लूटा। इससे तंग आकर कई लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई और शिकायतें की। सरकारी एजेंसियों के हरकत में आने के बाद इनमें से कई फिनटेक कंपनियों ने अपने लोन के कारोबार को बंद कर दिया और इससे कमाए मुनाफे के पैसों की हेराफेरी की। इन कंपनियों ने टैक्स से बचने के लिए इस पैसे से क्रिप्टो करेंसी खरीदी और इन पैसों को विदेश डाइवर्ट कर दिया। इस खेल में कई फिनटेक कंपनियों के साथ कथित तौर पर कई क्रिप्टो एक्सचेंज भी शामिल थे। ऐसे में ईडी ने इस मामले में भी क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनियों को समन जारी किए हैं। जांच एजेंसी ने पाया है कि सबसे ज़्यादा पैसों का लेन देन वजीर एक्स के साथ हुआ और खरीदे गए क्रिप्टो एसेट किसी अनाम विदेशी वॉलेट में भेज दिए गए। आपको बता दें, 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट पेश करते हुए क्रिप्टो करेंसी पर 30% कैपिटल गेन्स टैक्स लगाने का ऐलान किया था, जिसे 1 अप्रैल 2022 से लागू किया जा चुका है। इसके अलावा 1 जुलाई से क्रिप्टो की खरीद बिक्री पर 1% की दर से टीडीएस का नियम भी लागू किया जा चुका है। इस बारे में हमने क्रिप्टो एडवाइजर रिफ्लेक्सिकल के संस्थापक अजीत खुराना से बात की। आइए उनको सुनते हैं। जो इस समय बात हो रही है वो ये है कि कुछ चाइनीज लोन के एप्स थे जो इंडियंस को लोन देते थे और फिर उन पर बहुत ही दबाव डालकर उनसे लोन के पैसे इंटरेस्ट के समेत वापस लेते थे। तो सवाल यहाँ पे उठता है कि अगर ये चाइनीज ऐप्स थे या विदेशी ऐप थे तो भारत के बाहर पैसे कैसे लेके गए। तो इस समय ये माना जा रहा है कि ये इंडियन रुपीस को क्रिप्टो में बदलकर बाहर लेकर गए और ईडी के जो प्रेस रिलीज है उससे शायद ये पता चलता है कि उन्होंने क्रिप्टो जो है वो वजीर एक्स एक्सचेंज पे खरीदा और वहां से वो बाहर बाइनेंस एक्सचेंज पे ले गए। मामला ये है और ये मामला उलझा इसके लिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। मेरा मानना यह है कि जब भी ऐसी अनिश्चितता वाली खबरें आती हैं तो उसमें मूड मार्केट का खराब जरूर होता है। जो नए निवेशक होते हैं जो कि वैसे ही थोड़ा डर डर के निवेश कर रहे होते हैं कि पता नहीं ये बहुत अच्छी चीज निकलेगी कि बुरी, वो डर के भाग जाते हैं और उनके जो पैसे वापस लेने की वजह से प्राइस में थोड़ी गिरावट जरूर होती है। मगर साथ ही साथ ये होता है कि कुछ लोग, जिनमें मैं अपने आप को भी गिनूंगा, बने रहते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा है कि चाहे उतार चढ़ाव का दौर तो चलता रहेगा मगर यदि आप कुछ सालों तक रुके तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। अगर करोड़ों में लगभग 2 करोड़ भारतीय इसमें निवेश कर रहे हैं तो उन्हें कंज्यूमर प्रोटेक्शन या इन्वेस्टर प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया जा रहा रेगुलेशन के तहत।
पहली बात तो यही। दूसरी चीज यह है कि जो रेगुलेटर का मानना है, और ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विश्व भर में है, रेगुलेटर का मानना ये है कि ये चीज को रेगुलेट करना बहुत आसान नहीं है। जैसे अभी वजीरेक्स का मामला भी देखो, तो उनके माध्यम से पैसे विदेश भेजे गए, जबकि ये जो होता है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसके अंतर्गत पैसे बैंक के थ्रू भेजे जाने चाहिए। तो किसी ने एक दूसरा शॉर्टकट निकाला कि यहाँ पे बैंक से पैसे ट्रांसफर करो, उससे क्रिप्टो करेंसी खरीदो और उसको बाहर भेज दो। तो क्या जो भी रेगुलेटर है उसने कभी भी ये साफ किया था कि ये नहीं किया जा सकता? क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर, ना सिर्फ के वजीरेक्स पर, ये किया जा सकता है। तो ये सालों से चल रहा है। वजीरेक्स के मालिकाना हक को लेकर सोशल मीडिया से लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में तरह तरह की बातें की जा रही हैं। अब समझते हैं कि आखिर वजीरेक्स का असली बॉस कौन है। ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के सीईओ चेनपिंग जाहो ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जाहो ने कहा कि भारतीय क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वजीरेक्स में कंपनी की किसी तरह की हिस्सेदारी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि साल 2019 में बाइनेंस ने वजीरेक्स के अधिग्रहण को लेकर ऐलान ज़रूर किया था, लेकिन यह सौदा कभी पूरा नहीं हो पाया। जाओ के इस बयान के बाद उनके और वजीरेक्स के फाउंडर निश्चल शेट्टी के बीच ट्विटर पर कहासुनी देखने को मिल रही है। शेट्टी ने अपने ट्वीट में चैनपिंग जाहो के बयान को खारिज करते हुए लिखा कि वजीरेक्स का मालिकाना हक अब भी बाइनेंस के पास है। जाहो ने शेट्टी के इस ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, हमें दुख है, इसे लेकर ट्विटर पर बहस करनी पड़ रही है। बाइनेंस वजीरेक्स को वॉलेट सेवा मुहैया कराती है। वजीरेक्स डोमेन हमारे कंट्रोल में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। हम वजीरेक्स को बंद कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, बाइनेंस के सीईओ ने आगे कहा, क्योंकि इससे यूजर्स को नुकसान होगा। जैसा कि पहले कहा गया है कि बाइनेंस के पास यूजर साइन अप, केवाईसी, ट्रेडिंग और विड्रॉल शुरू करने जैसे किसी भी ऑपरेशन का कोई नियंत्रण नहीं है। यह सब वजीरेक्स की फाउंडिंग टीम कंट्रोल करती है। हमारी तरफ से आग्रह किए जाने के बावजूद इनका नियंत्रण हमें कभी ट्रांसफ़र नहीं किया गया। यह डील कभी पूरी नहीं हो पाई, कोई शेयर ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। इस पर वजीरेक्स के फाउंडर निश्चल शेट्टी ने जाहो के बयान का जवाब देते हुए कहा कि सार्वजनिक तौर पर इस मुद्दे को सुलझाने को लेकर खुशी है, ताकि हर कोई इसे लेकर जागरूक हो। पारदर्शिता अच्छी चीज़ है। इस ट्वीट में आप कह रहे हैं कि आप साइन अप और केवाईसी पर अपना नियंत्रण चाहते हैं, लेकिन ये काम ज़ेनमाई इंडिया की तरफ से किया जाता है, जिसे बाइनेंस से पहले ही लाइसेंस हासिल है। तो क्या आप ज़ेनमाई इंडिया का अधिग्रहण करके इस सौदे को पूरा करने के लिए तैयार हैं? चलो फिर इसे पूरा करते हैं। आपने लिखा कि आप वजीरेक्स को बंद कर सकते हैं, तो यह साबित करता है कि आपके पास इसका नियंत्रण है। शेट्टी ने कहा कि वजीरेक्स पर सभी ग्राहकों के एसेट्स, क्रिप्टो करेंसी और जमा रुपए पूरी तरह सुरक्षित है। इस बीच वजीरेक्स के मालिकाना हक को लेकर जारी विवाद और गहराता नजर आ रहा है। बाइनेंस ने वजीरेक्स से ऑफ चेन क्रिप्टो ट्रांसफर के फीचर को अलग कर दिया है। यह फीचर यूजर्स के बीच खासा लोकप्रिय है। क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क पर ऑफ चेन ट्रांजैक्शन का मतलब उन लोगों से है जो अपनी वैल्यू को ब्लॉकचेन से बाहर ले जाते हैं। आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी बाजार को अब तक भारत में मान्यता नहीं दी गई है। यही वजह है कि इसके लेन देन या निवेश में धोखाधड़ी पर किसी रेगुलेटर की शरण नहीं ली जा सकती है। जैसे बैंकों के लिए आरबीआई, इंश्योरेंस के लिए IRDAI और शेयर बाजार के लिए सेबी है, वैसा रेगुलेटर क्रिप्टो बाजार में नहीं है। इसी बात का फायदा क्रिप्टो को प्रमोट करने वाली एजेंसियां, प्लेटफॉर्म्स उठाते हैं। इसीलिए जानकार सरकार से जल्द क्रिप्टो पर कंफ्यूजन दूर कर उसे कानूनी दायरे में लाने की मांग कर रहे हैं, ताकि इसमें निवेश से जुड़ी गतिविधियां निगरानी और जवाबदेही के दायरे में आ सकें। आइए इस बारे में एक्सपर्ट की राय भी सुनते हैं। एक चीज जो बहुत सारे लोग जानते नहीं है, वो ये है कि जब क्रिप्टो एक्सचेंज या क्रिप्टो के कई अन्य व्यवसाय चालू होते हैं, तो अक्सर उनमें एक कंपनी नहीं बल्कि बहुत कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि उन्हें इंडिया में बिजनेस करना है, जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करनी है, तो एक इंडियन कंपनी होती है। क्योंकि उन्होंने विश्व स्तर पर ट्रेडिंग करनी है क्रिप्टो करेंसी में, तो वो किसी कम से कम एक अन्य देश में, जैसे कि वजीरेक्स के केस में मुझे जहां तक जानकारी है, उन्होंने सिंगापुर में भी एक कंपनी खोली हुई थी। और ये मामला और उलझ तब जाता है जब आप किसी से पार्टनरशिप करते हैं, जैसे कि वजीरेक्स ने आज से कुछ 2-2.5 साल 3 साल पहले ये अनाउंस किया कि भाई हमारे को तो बाइनेंस ने खरीद लिया है। उस समय बाइनेंस ने भी यही सोशल मीडिया पे डाला था कि वजीरेक्स अभी हमारी कंपनी बन गई है। अभी इस समय जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि चूंकि वजीरेक्स भी एक से ज्यादा कंपनी है, तो कुछ पर वजीरेक्स के जो संस्थापक थे उन्हीं का नियंत्रण चल रहा है, कुछ अन्य हैं जो बाइनेंस कंट्रोल करता है, और इनके बीच में भी आपस में कोई अरेंजमेंट है कि कौन एक
को अपना सॉफ्टवेयर यूज करने का लाइसेंस देगा। अब बात बन ये रही है कि जब तक सब ठीक था, 2 साल तक तो हमने ऐसी कोई बात सुनी नहीं, मगर जब ये बात निकल कर आई कि शायद इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस निकलता हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की प्रेस रिलीज आई, तो एक कहता है कि भैया ये तो मैंने उसको दे दिया था, दूसरा बोलता है दिया होगा लेकिन मैंने लिया नहीं था। तो ऐसे में देश का कानून क्या करे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या करे, वजीरेक्स क्या करे, बाइनेंस क्या करे, और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है कि ग्राहक क्या करे, और ग्राहक का हित का ध्यान रखते हुए देश जो है वो क्या करे, वित्त मंत्रालय क्या करे। और इसी कारण से अनिश्चितता और भय की स्थिति बनी हुई है भारतीय क्रिप्टो निवेशकों में। मुझे लगता है कि यदि हम इसको जज करें और कहें कि इसका आगे क्या होगा, सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी कानून बनकर आए, जब भी रेगुलेशन बनकर आए, तो जो मेन पर्सन इंचार्ज है, जैसे कि ब्रोकरेज फर्म्स में भी ऐसा होता है कि कौन मेन पर्सन इंचार्ज है, म्यूचुअल फंड्स में भी होता है कि फंड मैनेजर कौन है बताओ, वेंचर कैपिटल फंड्स में भी होता है, तो क्रिप्टो के व्यवसायों में भी कौन मेन पर्सन है जिसे की मैन कहा जाता है रेगुलेशंस में, उसका नाम जरूर रेगुलेटर के पास होना चाहिए। ठीक उसी तरह जिस तरह समझिए कि आप और मैं कोई एग्रीमेंट करते हैं, उस एग्रीमेंट में 3 साल बाद कोई डिस्प्यूट हो जाता है, आप जो एग्रीमेंट सामने लेकर आते हैं और जिसकी जो कॉपी मैं लेकर आता हूं वो कॉपी अलग अलग होती है, तो कौन सी सही मानी जाए? बहुत साधारण सी बात है, जो रजिस्ट्रार के पास कॉपी रजिस्टर की जाती है उसे सही माना जाता है, अगर आपकी कॉपी और मेरी कॉपी अलग है तो भी। लेकिन जब रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन ही ना हो तो बड़ी तकलीफ हो जाती है जानने के लिए कौन सही है। ठीक उसी तरह अगर जो रेगुलेटर है, चाहे वो वित्त मंत्रालय हो, चाहे वो सेबी हो, आरबीआई हो, जो भी नियुक्त किया जाए, अगर उसके पास ये जानकारी नहीं है तो हम तकलीफ में होंगे। अगर मैं ईडी होता और मुझे ये जानना होता कि भाई क्या वजीरेक्स के ओरिजिनल फाउंडर कंट्रोल कर रहे हैं कि बाइनेंस कंट्रोल कर रहे हैं, मैं बहुत इजीली रेगुलेटर के पास जाता और बोलता बताओ आपके पास कौन रजिस्टर्ड है। मगर रेगुलेशन नहीं है, इस कारण से किसी रेगुलेटर के पास ये नाम भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।